लेकिन इसके नतीजे में कुछ ह्यूमन लेवल पे प्रॉब्लम्स पड़े हैं। जैसे एक छत के नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ बरे आज़मों में बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका आपस में रिलेशनशिप वीक हो गया कि आप एंगर वाला आइकॉन दबा रहे होते हो, उससे आगे पे जाते हो तो आप थम अप कर रहे होते हो। अब ये इतनी तेज़ी से जो स्क्रीन के ऊपर चीज़ का बदलना है, इतनी तेज़ी से ह्यूमन इमोशन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये एक तरह की इमोशनल एम्पैथी क्रिएट कर रहा है। तो दैट इज़ द वे कि जिसमें ये डिजिटल वर्ल्ड हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे इमोशंस को और ओवरऑल हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रही है। जी सर, अगर हम मौजूदा वक़्त को अपने ज़हन में रखें, तो अगर हम आज के इस वक़्त को देखें तो कि बहुत डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। टेक्नोलॉजीज़ बहुत इन है, जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया कि लोग जब घर जाते हैं अपने काम करके, तो वो एक-दूसरे से वो जो लेवल ऑफ़ कम्युनिकेशन जो होना ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, वो भी नहीं रख पाते। और मैं कहती हूँ कि आजकल की जो कौम है ना, ये 0.5 टॉलरेंस वाली कॉम है, क्योंकि वी नो कि अगर हम 5 सेकंड्स के अंदर अगर हमें कोई रील पसंद आती है तो हम देखते हैं, वरना हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, हम उसका पूरा मैसेज भी नहीं सुनते। तो बर्दाश्त इस हद तक कम है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ग्रैटिट्यूड को इस सब सिनेरियो में उसको हम किस तरह उसकी इम्प्लीकेशन कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड को ज़हन में रख के? आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। डिजिटल वर्ल्ड आज की रियलिटी है। हम चाहें ना चाहें, कोई पर्सन हो सकता है ज़ाती तौर पे कहे कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, ये अलग बात हुँ, होगी, लेकिन दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अच्छा, इसमें एक तरह से कुछ ऐसे फिनोमिने आए हैं जो शायद बैक ह्यूमन हिस्ट्री में मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि जी ये दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड हो गई है, दुनिया में किसी भी जगह पे कुछ भी हो रहा हो, आप दूसरे सिरे पे बैठ के उसको उसी वक्त देख रहे होते हैं जब वो वहाँ हुँ, हो रहा होता है। ज़ाहिर है ये पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके नतीजे में कुछ ह्यूमन लेवल पे प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। जैसे एक छत के नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ बरे-आज़मों में बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका आपस में रिलेशनशिप वीक हो गया है। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसको मुझे लगता है कि इस चीज़ ने काफ़ी प्रॉब्लमैटिक कर दिया है। इसके साथ जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हुँ, हम फ़ौरी तौर पर एक ऐसी चीज़ चाहते हैं जो जिस पे हम भड़क उठें, जब वो जो हमें फ़ौरन कैच कर ले। इसके साथ तीसरी चीज़ ये हुई है, डिजिटल मीडिया को जब हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे मैं फ़ेसबुक की मिसाल आपके सामने रखूँगा कि अभी आप किसी को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे होते हैं, अगले पे आप जाते हो तो वहाँ किसी के फौतगी का आया होता है और आप उस पे अफ़सोस का इज़हार कर रहे होते हो। उससे अगले पे जाते हो तो कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है कि आप एंगर वाला आइकॉन दबा रहे होते हो। हुँ, उससे आगे पे जाते हो तो आप थंब अप कर रहे होते हो। अब ये इतनी तेज़ी से जो स्क्रीन के ऊपर चीज़ का बदलना है, इतनी तेज़ी से ह्यूमन इमोशन चेंज नहीं होते। बिल्कुल। ठीक है? तो ये एक तरह की इमोशनल एम्पैथी क्रिएट कर रहा है कि लोग अपने जज़्बात को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह। हुँ, यानी अगर आप खुश हैं, तो यू हैव टू एन्जॉय इट, यू हैव टू फ़ील इट। अगर आपको गुस्सा है, तो आपको कुछ देर उस वो गुस्सा आपके अंदर रहना चाहिए। हुँ, आपको उसे अपने अंदर फ़ील करना चाहिए। तो ये तेज़ी से जो बदलता हुआ फिनोमेना है, इसने लोगों के अंदर एक इमोशनल उसे कह लो आप जज़्बाती बेहिसी सेंसिटिविटी को कम कर दिया है। और शायद इसी वजह से आप ये देखिए कि हम स्क्रीन के ऊपर देखकर खुशी खुशी गमी का इज़हार कर देते हैं। एज़ ए मेल मुझे जनाज़ों पे जाने का इत्तेफ़ाक होता है। मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि अब पहले से कम लोग जनाज़े में शरीक होते हैं हुँ, और ज़्यादातर लोग अगर शरीक भी हैं तो वो नमाज़ जनाज़ा पढ़ के निकल जाते हैं और कब्र पे दफ़नाने तक नहीं जाते। जी। ये चेंज आई है। पहले ये होता था कि अगर आप निकले हो घर से, तो फिर आप उसकी तदफ़ीन के बाद वापस आओगे। लेकिन वही बात कि हमने एक चीज़ों को ये कर लिया कि अच्छा ये फ़र्ज़ पूरा हो गया तो काफ़ी है। तो दैट इज़ द वे कि जिसमें ये डिजिटल वर्ल्ड हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे इमोशंस को और ओवरऑल हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही है। इसकी एप्लीकेशन की जब तरफ तब हम आएँगे, हम ये कहें कि जी अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपना लेते हो,
तो आपके लिए इस सिचुएशन में चीज़ों को बेहतर अंदाज में लाना मुमकिन हो जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मेरे ज़हन में इसका जवाब वाज़िया नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। वी हैव टू फर्दर थिंक अबाउट इट, जी। वी हैव टू सर्च इट आउट कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, देखिए कोई एक अमृत धारा नहीं होता हुँ, है ना, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती जिसपे आप दुनिया की हर चीज़ को ठीक कर सकते हो। हुँ। कुछ जगह कुछ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे, कुछ जगह कुछ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, और आई थिंक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। Yes. Thank you so much, sir. I'm glad that you just stayed truthful and you just stayed कि आपने बिल्कुल सच बात कही इस मामले में. But keeping these things aside, what usually I felt और जिस चीज़ से मैं गुजरती हूँ, मैं वो आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी, और मैं जी। चाहूँगी कि आप उस पे आपका क्या तज्जिया है, आप वो बताएं. यूजुअली मुझे लगता है कि जो सिचुएशन मेरी है वो आई थिंक बहुत से लोगों को की और भी है. होता ये है कि जब हम अ, बिल्कुल आप अपनी यूजुअल लाइफ गुजार रहे हैं, तो उसमें आप शुक्रगुजार भी होते हैं, आप दूसरों को अप्रिशिएट भी करते हैं, आप खुशी भी महसूस करते हैं. लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कोई स्लाइट सी भी डिसकंटेंटमेंट आ जाती है, या कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है, या कोई इतनी प्लेजरफुल सिचुएशन नहीं है, तो वो जो हमारा लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना, वो बहुत, उसका ग्राफ बहुत डाउन चला जाता है, बहुत रैपिडली. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो मैं ग्रेटफुल होती हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है ना, तो वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और बस फिर मेरी प्रॉब्लम होती है. तो हमें, जब हमारे पास कोई डिसकंटेंटमेंट वाली सिचुएशन हो, हमें वहाँ पे अपनी उस प्रीवियस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ग्रैटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस करना है. जी। माहिदा, आप जानते हो कि हम साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जी. या अब हम उसे कहते हैं इंडिविजुअल वेरिएशंस. हम सब लोग उसमें मुख्तलिफ हैं, हम्म, है ना. हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ले लें, एटीट्यूड्स ले लें, बिहेवियर्स ले लें, हम उसमें मुख्तलिफ होंगे. हम्म, यही मामला ग्रेटिट्यूड के साथ है. और आम ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो अब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता. नहीं होता. जब आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो, आपको काफ़ी कुछ मिला हुआ है, तो आप कहते हैं हाँ, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ने मुझे ये दिया हुआ है. लेकिन जब वो चीज़ें छिन जाती हैं, तो उस वक़्त मोस्टली लोग जो हैं वो इस एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं. उनके ज़हन में इसके अगेंस्ट सवाल जी. पैदा होते हैं. अच्छा, अगरचे बात ये है कि उसी वक़्त उनको सबसे ज़्यादा ग्रेटिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, ग्रैटिट्यूड की जी. ज़रूरत होती है. लेकिन ये ह्यूमन है. इसमें कोई परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है कि हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं. मैनी टाइम मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, आपके भी एक्सपीरियंस में आया होगा कि अगर कोई किसी पर्सन की, बहुत ही करीबी पर्सन की डेथ हो जाए, तो लोगों के बाज़ दफ़ा सवाल जो है वो ऐसे सवालात ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं जिन्हें शायद हम एथीज़्म के करीब ले जाएँ. जब हम कहें कि ये बिल्कुल. इलाहादाना बातें हैं, वो ज़हन में आती हैं, और वो क्वाइट नेचुरल फ़्लो होता है. हाँ, क्या आप उसी में रह जाते हैं या उससे निकल आते हैं? इससे पता होगा कि आप, लगेगा कि आपका किसी चीज़ पे कितना बिलीव है. अगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुश्किल आ गई है, तो उस सूरत में आपके जो पॉजिटिव बातें हैं, उनमें थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आएगा. लेकिन क्या वो इफ़ेक्ट परमानेंट है? अगर परमानेंट है तो फिर इसका मतलब था कि आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं था. आप मुँह से बात करते थे, लेकिन वो बात आपके हलक से नीचे उतरी हुई नहीं थी. अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे एक ऑब्ज़र्वेशन मेरी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी में रिलीजन की बात बहुत की जाती है, जी. लेकिन ये रिलीजन कहीं हमारे सिर्फ़ यहाँ तक है. जब हमें किसी अमली सूरत में उस रिलीजन की टीचिंग को अपनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे काफ़ी लोग उससे पीछे हट जाते हैं. उसकी शायद वजह ये है कि हमारी ये सोसाइटी अच्छे मॉडल क्रिएट नहीं कर सकी. आप भी ये बात जानते हो कि इंसान बातों से नहीं सीखते, इंसान अमल से अमल सीखते से, हैं. बिल्कुल. ठीक है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम मिसाल अपने सामने रखें, तो उन्होंने बातों से तबलीग नहीं की, उन्होंने अमल करके अमल दिखाया, 23 बिल्कुल. साल और 40 साल की जो पहले की ज़िंदगी है वो अपनी जगह है. लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ,
तो उसके बाद 23 साल मुसलसल स्ट्रगल है, जद्दोजहद है। अच्छा, अब मुझे लगता है हमारे माशरे में कि वो जो अमल का जब कंपोनेंट था ना, वो बहुत कम हो गया है। जी। हम मज़हब की बात बहुत ज़्यादा करते हैं और मज़हब की टीचिंग पे बहुत कम अमल करते हैं। तो इसीलिए हम बाकी कॉन्सेप्ट भी हमारे थोड़े से बिगड़ते हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड वाला भी बिगड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये असल बात ये होगी कि आप उस क्राइसिस सिचुएशन से निकलने के बाद, या वो ज़रा क्राइसिस कितना भी बड़ा हो, जी। वो रफ्ता-रफ्ता डिसॉल्व होता है, ठीक है ना? हुँ। आप जितने भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट में हों, लेकिन ये नेचुरल है कि वो इमोशनल स्टेट नीचे चली जाती है, हुँ। आती है। मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि ये इमोशंस जो होते हैं, दे आर लाइक रिवर, कि उसमें फ्लड आता है। जी। वो अपनी पीक को टच करता है और फिर वो हुँ। नीचे आ जाता है। अब प्रॉब्लम वहाँ पैदा होती है कि जहाँ ये फ्लो या जो पीक है, ये नीचे नहीं आती। हुँ। उसी से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो अगर आप कोई पर्सन ये समझता है कि वो ग्रैटिट्यूड उसके अंदर है, और लेकिन किसी बड़ी मुश्किल में वो उस पे उसके अंदर डाउट पैदा हुआ, या उसे लगा कि नहीं, ये तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, हुँ। और जब वो सिचुएशन ज़रा नरम हुई, नीचे की तरफ आई, उसका स्केलिंग कम हुई, और फिर उसको ग्रैटिट्यूड बहाल हो गया, तो इसका मतलब है कि उसका फेथ ग्रैटिट्यूड पे हुँ। है। हुँ। ठीक है ना? हुँ। लेकिन क्योंकि सिचुएशन इतनी ग्रीव थी, हुँ। इतनी बड़ी थी, कि उसमें वो वर्क नहीं कर रहा था पूरी तरह। जी, बिल्कुल। तो जब वो वर्क करना शुरू हुआ, तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मेरे ख़्याल में तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन प्रैक्टिस है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट। और जब मेरे पास भी कभी मेरे कोई क्लाइंट्स आते हैं ऐसे, और अपने साथ भी मैं हमेशा एक बात याद करती हूँ कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि इमाम इमाम अल गज़ाली ने ये कहा कि जो इंसान है वो बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है, राइट? तो वो पेंडुलम की एक्सट्रीम्स पर भी जाता है और वापस नॉर्मैलिटी पर भी आता है। बेहतर। वो हैप्पीनेस की एक्सट्रीम पे भी जाएगा, नॉर्मैलिटी पे आएगा। जी, ग्रीफ की एक्सट्रीम पे भी जाएगा और नॉर्मल। नॉर्मैलिटी पे आएगा। तो आई थिंक दिस इज़ लाइफ। जी, एबनॉर्मैलिटी तो यहाँ है ना कि हम एक्सट्रीम्स पर ही आके रुक गए हैं। हाँ जी। लेकिन हम उधर सेंटर में आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स लाइफ और हमारी ज़िंदगी का प्रोसेस ही ये है एक। जी, बिल्कुल सर। अब मैं आपके साथ एक थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक जो है, जी। आई थिंक जो ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड ही है, हुँ। वो डिस्कस करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हम सब सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद रेफरेंस टू इस्लाम? देखिए, मैनिफेस्टेशन तो हम सिंपली कहते हैं कि आप जो देख रहे हो, जी। जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या हुँ। है? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम आम तौर पर 2 इंडिविजुअल्स के हुँ। रिलेशनशिप के हवाले से हुँ। बयान करते हैं। अब इसमें एक से ज़्यादा थ्योरीज़ मौजूद हैं जी। कि लोग एक-दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, जो बायोलॉजिकल बेसिस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जस्ट हार्मोन की जी। सिक्रीशन है, और लर्निंग थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं जी पास्ट लर्निंग होती है। जी। जिस तरह के हुँ। फेसेस बचपन में आपने देखे हों और हुँ। आपको अच्छे लगे हों, उसी तरह के फेसेस और लोग आपको दुनिया में जब बड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि इंसानों के दरमियान हुँ। और ह्यूमन रिलेशनशिप पे शायद कोई लॉ बनाया नहीं जा सकता, और हुँ। आप जो भी लॉ बनाओगे उसकी बहुत सी वायलेशंस आपको नज़र आएँगी। मैं एग्ज़म्पशन की बात नहीं कर रहा। जी। एग्ज़म्पशन तो हर रूल की होती हैं, लेकिन वो रूल को नल एंड वाइड नहीं करती। लेकिन ह्यूमन अफ़ेयर्स ऐसे हैं, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि आप भी साइकोलॉजी पढ़ते हो। मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कितने लॉज़ हैं, तो शायद आप उँगलियों पे गिन लोगे, जी। ना? आप कहोगे जी वो लॉज़ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गनाइज़ेशन है, हुँ। फाइन। ठीक है। लेकिन इससे आगे क्या है? थ्योरीज़, इससे आगे तो आगे फर्दर थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ बिल्कुल। हैं, असम्पशन्स हैं। हुँ। अच्छा, अब ये है कि क्यों हम नहीं बना सकते? उसकी वजह ये है कि इसमें वैरायटी बहुत है। ह्यूमन ह्यूमन नेचर इज़ बिहेवियर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक ही आदमी अपनी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसा बिहेव करता है कि आप कहते हो यार मैं तो इससे ये तवक्को नहीं कर रहा था। जी। अच्छा, लेकिन वो इंसान के अंदर मौजूद होता है, कहीं बाहर से नहीं हुँ। आता, ठीक है? हुँ। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी है बिहेवियर की, हुँ। ये थ्योराइज़ेशन के लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है। ओके। अच्छा, अब ये अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस करें, और 2 लोग अगर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब ये कि अगर उनके दरमियान एक अच्छा मैच बनता है, तो मेरा ख्याल है ये
ग्रेटिट्यूड का और तशक्कुर का मुकाम है। जी। और अगर नहीं बनता तो फिर सब्र करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कभी कोई अच्छा मैच बन जाएगा। वैसे इसमें एक ऐसे ही मुझे जोक सा याद आ गया कि एक प्रोफ़ेसर साहब थे, वो मेरी उम्र के हो गए, शादी नहीं की हुई थी उन्होंने। मेरी तो है, मेरे तो 4 बच्चे भी हैं। तो एक दिन उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा यार मेरा एक आइडियल था। ओके। तो उन्होंने कहा कि सर आपको आइडियल नहीं मिला? उन्होंने कहा नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला सर फिर क्यों शादी नहीं की? उन्होंने कहा भाई मैं उसका आइडियल नहीं था। ओके। ठीक है? ओके। तो ये मेरा ख़्याल है ग्रैटिट्यूड हुँ, यहाँ आता है हुँ, कि जहाँ 2 आइडियल एक दूसरे से मिल हुँ, जाते हैं, हुँ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरे सूरतों में मेरा ख़्याल है सब्र करना चाहिए कि वो ओके। कहते हैं अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हुँ। दैट्स सो ग्रेशियस। अगर हम अपनी ज़ात को, और वही बात है कि अगर हम मौजूदा दौर को अपने ज़हन में रखें, तो हम आजकल हम सबको आई गेस जो मुस्लिम्स हैं या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, सबको ये एक बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपनी दीन और दुनिया को बैलेंस करके किस तरह लेकर चलें। एज़ अ फ़ीमेल और एज़ अ ह्यूमन मुझे भी आई थिंक डेली रूटीन में ही बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जो कि कहीं न कहीं आपके लिए तकलीफ़देह भी होती हैं। तो आई वुड लव टू नो कि आपका क्या स्टैंस है कि हमें, और आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि हमें दीन और दुनिया को बैलेंस करके किस तरह लेकर चलना चाहिए? जी, आपने जो सवाल किया है मेरा ख़्याल है कि ये हर सोचने समझने वाले पाकिस्तानी और मुसलमान के दिल ज़हन में आता है। और हमें लगता ये है कि दुनियावी तकाज़े और हैं और हुँ, दीनी तकाज़े और हैं। और इन दोनों के दरमियान हमें कोई ऐसा नुक्ता नज़र नहीं आता कि हम दोनों को साथ चला सकें या अच्छी तरह साथ चला सकें। इसके मेरा ख़्याल है कोई एक जवाब तो मुमकिन नहीं है हुँ, और इसके ऊपर बहुत डिसएग्रीमेंट हो सकता है और है भी। ख़ास तौर पे मुझे पाकिस्तानी हालात में लगता है कि हमारे यहाँ इस्लाम की कोई एक इंटरप्रिटेशन एग्रीड अपॉन नहीं है। ओके। हमारे यहाँ फ़िरका वारियत बहुत है। हुँ, फ़िरकों के अंदर फ़िरके मौजूद हैं और हर फ़िरका ये समझता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन सबसे बेहतर है। बिल्कुल। चलिए मसलन हम हिजाब को ही ले लेते हैं। हुँ, अब हिजाब कितना होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इस पे कोई एग्रीड अपॉन बात मौजूद नहीं है। तो एक तो हमारे आज के पाकिस्तानी मुसलमान की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि चूँकि चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हैं और ऑब्जेक्टिवली आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड में उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया एक्यूरेटली, तो फिर उससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। हुँ, और दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि इंटरेस्ट जैसे हम सूद कहते हैं, हुँ, वो क्या है? क्या बैंकों के साथ लेन-देन सूद पे है? अब इसमें बड़ा दिलचस्प बात सामने आती है और ये फ़तवे हैं, मैं उसमें नहीं जाता, मैं दीन को ज़ाहिर है उतना नहीं समझता। लेकिन एक फ़तवा ये है कि जो चीज़ें आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, वो हलाल है जी, और बैंक से अगर कर्ज़ लेके आप कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो हराम है, वो सूद है। ओके। अच्छा, मैं आपके सामने एक सूरत-ए-हाल रखता हूँ। आपको 1 लाख की चीज़ दरकार है। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहता है जी हम आपको 1 लाख दे देंगे लेकिन आपको ये 1,20,000 वापस करना होगा 1 साल में। ओके। अगर ये हराम है, तो वो जो किस्तों वाला है, जो 1 लाख की चीज़ 1.5 लाख में दे रहा है 1 साल के लिए, वो कैसे हुँ, हलाल है? ओके। अच्छा, मैंने एक से बात साहब हुँ, से बात की, तो वो कहने लगे जी कोई मजबूर तो नहीं करता। मैं कहा जी बैंक भी किसी को मजबूर नहीं करता हुँ, और इसका ताल्लुक मजबूरी के साथ तो है ही नहीं। असल सूरत-ए-हाल क्या है कि मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है कि मैं वो चीज़ हुँ, खरीद सकूँ हुँ, और उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। हुँ, अब मैं ज़रूरत बैंक से लोन लेके पूरी कर सकता हूँ या किस्तों वाले से लेके पूरी कर सकता हूँ। तो वेल डिफाइंड नहीं है कि भई ये अच्छा, जब तक आप इस्लामिक टीचिंग को पूरी तफ़सील के साथ कैटेगोरिकली डिफाइन ना करें, ओके। उस वक़्त तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो सही है कि नहीं सही? जी, अभी हम लेटेस्ट देखते हैं कि एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जब इंटरनेट पे पाबंदियाँ लगाने की, फ़ायरवॉल लगाने की कोशिश की गई, वीपीएन जिसे हम कहते हैं। उसमें हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ये फ़तवा दे दिया कि वीपीएन हराम है। ओके। अब
इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि हम्म। क्यों हराम है। वीपीएन तो एक टेक्नोलॉजी है, जी ठीक है, बिल्कुल, जो बाकी एप्लीकेशन से बिल्कुल उसी उसी तरह तरह की की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है। अच्छा, फिर वीपीएन हराम है तो इंटरनेट कैसे हलाल है? अगर आप ये देते हो कि जी इस पे ममनुआ मवाद लोग देखते हैं वीपीएन लगा के, जी तो लगाते किस में हैं? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे। हम्म। तो फिर इंटरनेट हराम हुआ, जी। ठीक है ना? अगर आप इंटरनेट नहीं होगा तो वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हम्म। तो अगर इंटरनेट हलाल है जिसके जरिए वो मटेरियल आ रहा है, जो बेसिक सोर्स है, जी अच्छा वो हलाल है, और जो एक इजाफी चीज है वो हराम है। ओके। तो ये इस तरह की जो मामलात हैं ये हमारे बहुत हैं। एक चीज बिल्कुल हम कह मानते हैं उस बात को कि अगर आप सोसाइटी और इंडिविजुअल इसकी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल डिफरेंट होंगे ओके। तो ये कभी हार्मनी में नहीं आएंगे। हम्म। तो आपकी सोसाइटी और जो लाइंस है उस पर डेवलप हो रही है। हमें मानना चाहिए कि हम इस वक्त एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम एक सेमी डेमोक्रेटिक कल्चर में या सोसाइटी में रह रहे हैं, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी जिसे कहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें और तरह की चीज़ों की डिमांड करती है। हम्म। अब इस्लाम में इसकी कितनी गुंजाइश है ये तो मजहबी आलम बताएंगे, ओके। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आम मुसलमान जो है वो इन दोनों में तजाद पाता है। ठीक है। तो मुझे लगता ये है कि अगर इस तजाद को हमने रिजॉल्व करना है हम्म। तो पहले स्टेप पर हमें प्रिंसिपल और चीज़ें कैटेगोरिकली डिफाइन करनी चाहिए, जी लोगों को बतानी चाहिए, और फिर उन लाइन पर चलने में लोगों को सहूलत पैदा करनी चाहिए। ओके। जैसे मेरे जहन में एक आइडिया है और भी लोगों के जहन में होगा कि अगर हुकूमत एक बैंक बना दे जो लोगों को बगैर कर्ज के लोन दे ठीक है। और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लें, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है वो कर ले, किसी ने अगर किसी नौजवान ने अपना कारोबार शुरू करना है, फॉर एग्जांपल वो 10 लाख लेता है ठीक है। और वो 2-3 सालों में किस्तों में 10 लाख ही वापस करे, तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। जी अब आए कि बैंक के अखराजात कैसे पूरे होंगे, तो हुकूमत फैसिलिटेट करे, जी ठीक है ना? जी जी तो अगर इस तरह का एक सिस्टम बन जाए तो सूद आपके सोसाइटी से निकल जाएगा, किसी को मजबूरन सूद पे रकम नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है? अब इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि छोटे-छोटे स्टेप्स अगर लिए जाएँ, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आते हैं। जैसे आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें आप कहते हो जी हम 500 अरब खर्च करेंगे, तो आप उन 500 अरब का बैंक बना दें, ठीक है ना? जी आप लोगों को लोन दें, आप ज़ुकात आप उनको भीखमंगा क्यों बनाते हैं? कि वो हर 3 माह बाद आपके पास पहुँचे हों कि जी हमें पैसे दे दो, 36,000 रुपया या 40,000 रुपया दे दो। आप उन्हें लाखों रुपए क्यों नहीं देते कर्ज कि वो वापस करें? और हमने देखा है हमारे दौर में डॉक्टर अमजद साकिब हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने अख़ुवत के हवाले से एक मॉडल बना के दिखाया है। जी वो ज़ाहिर है थोड़ा कर्ज देते हैं, एक एनजीओ है, एनजीओ बड़े काम नहीं कर सकती, बिल्कुल, वो एक गवर्नमेंट के लेवल पर तो नहीं काम कर नहीं कर सकती ना सकती, एनजीओ। लेकिन गवर्नमेंट उस मॉडल को क्यों फॉलो नहीं कर सकती? जी ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि इससे आपके माशरे में एक जो रास्ता है वो रुक जाएगा, लेकिन जो लोग हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं आएगी। ठीक है। अगर आप लोगों का रास्ता रोकेंगे, लोगों पर पाबंदियां लगाएंगे, तो फिर लोग अपना रास्ता बनाएंगे और ये बात दूर चली जाएगी कि वो रास्ता इस्लामी है कि गैर इस्लामी है। ओके। थैंक यू सो मच सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर वो कौन सी ऐसी एडवाइस है या वो कौन सा ऐसा फैक्ट है या कोई भी ऐसी बात जो आप बताना चाहें, अगर आपको मौका मिले 20 साल के अमजद तुफैल से मिलने का, तो वो क्या होगा? देखिए मैं अगर 20 साल के अमजद तुफैल से कभी मिल पाऊँ, और हो सकता है कोई अमजद तुफैल जी नाम का नौजवान मुझे मिल जाए जी जिसकी उम्र 20 साल हो, तो मैं उससे 2-3 बातें बताऊंगा, ज़्यादा भी हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि पढ़ने से कभी अपना ताल्लुक तोड़ना नहीं है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। बिल्कुल। नंबर 2, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लानी है। ओके। नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, सबकी ज़िंदगियों में होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएँगे, तो बिल्कुल और तरह आपके मामलात चलेंगे, और पॉजिटिविटी की तरफ आएँगे, तो बिल्कुल और तरह से। इसके साथ रियलिस्ट रहना है। ओके। ये बात कि मेरी जेब में पैसे हैं, मैं फॉर मिसाल देता हूँ, अब मैं पिंडी जाना चाहता हूँ,
तो मेरे पास पैसे हैं कि जी मैं बाई रोड जा सकता हूँ, तो मुझे बाई रोड चले जाना चाहिए। हम्म अब उसके लिए मैं अनफेयर मीन इस्तेमाल करके अगर बाई एयर का टिकट लेना चाहता हूँ, हम्म तो ये नहीं करना ज़िंदगी में। ओके फिर दूसरे का हक नहीं मारना, ओके और हक सिर्फ पैसे का नहीं होता। हम्म आप जिस जगह के लिए डिज़र्व नहीं करते, हम्म, आपने उस जगह पे अनफेयर मीन से नहीं पहुँचना। ठीक है लाइफ में आपने फेयर कंपटीशन रखना है। आगे आगे बढ़ना आपका हक है, लेकिन मीन डिसाइड करते हैं कि आपका अमल दुरुस्त है कि नहीं है। जी मैं उस फिलॉसफी को नहीं मानता जो कहती है कि एंड डिसाइड करते हैं कि मीन्स ठीक है कि जी नहीं, क्योंकि हम्म उससे आप दुनिया की हर गलत बात को दुरुस्त साबित कर सकते हैं कि अगर मैं एक जगह पहुंच गया, हम्म, अब ये मैटर ही नहीं करता कि मैं वहां कैसे पहुंचा, तो इसका मतलब है कि गलत सही का तो कोई कॉन्सेप्ट ही खत्म हो कॉन्सेप्ट ही गया। नहीं है ठीक है, बिल्कुल तो ये छोटी बातें हैं। और एक ये चीज़ है कि आपने ज़िंदगी में मायूस नहीं होना, हम्म क्योंकि अच्छा बुरा टाइम आएगा। वो आमतौर पे कहा जाता है कि वो बुरा अच्छा टाइम जल्दी गुजर जाता है, बुरा टाइम भी जल्दी गुजर जाता है, लेकिन हो सकता है वो हमें थोड़ा सा लगे कि देर से गुजर रहा है। तो आपने पैशनेटली चीज़ों का इंतज़ार करना है। हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए हर चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी। और सबसे आखिरी बात वही, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अपनी ज़िंदगी में आपने शुक्रगुज़ारी, तहम्मुल और सब्र को लाना है। जी अच्छा, इसका माना ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रुकना नहीं है, ओके ठीक? बल्कि जो कुछ है, उस पर उसको अपने लिए अपनी तहवील में रखते हुए फेयर मीन्स के साथ ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ना बढ़ना है। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर और आई थिंक ये जो अभी आपने बात की ये हर 20 साल के नौजवान को सुननी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत आइडियलिस्टिक अप्रोच है तो थैंक यू सो मच सर वेलकम। फॉर शेयरिंग दीज रिच इंसाइट्स विद ऑल ऑफ अस टुडे हम अगेन आपके बहुत मशहूर हैं आपके वक्त यू के आर वेलकम, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। इट्स आवर प्लेजर सर इट्स आवर प्लेजर मैं आखिर पे अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह भी हमारी डिस्कशन हुई है तो बराह करम आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें सबसे पहले तो और उसके बाद आप अपनी जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है उसको थोड़ा साइड पर रख के रियलिस्टिक और क्रिटिकल थिंकिंग से अपना एनालिसिस करें और शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं आप सबकी समातों का और आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़